6 मार्च को यूपीएससी ने यूपीएससी सीएसई 2025 के नतीजे घोषित किए और गोरखपुर के लाल अश्वनी कुमार सरोज ने यूपीएससी में सफलता के झंडे गाड़े। इस वक्त अश्वनी कुमार सरोज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनके पिताजी भी हैं, उनके अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि कैसा रहा यूपीएससी का यह सफ़र और आगे और क्या क्या योजनाएं हैं और ऐसा प्रशासक के तौर पे आगे जो चुनौतियाँ आएंगी उनसे कैसे रूबरू होंगे, तैयारियाँ कैसे की है। बहुत बहुत स्वागत आपका और ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद बहुत बहुत। तैयारी की शुरुआत कैसे हुई और जैसा कि मैंने सुना आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग करना, फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यूपीएससी की ओर जाना, मन में विचार ये कैसे आया? मेरे परिवार के लोगों ने प्रोत्साहित किया था बचपन से ही कि आपको यूपीएससी करना है। तो इंजीनियरिंग करने के बावजूद मेरा यही रहा था शुरू से कि मैं यूपीएससी की तरफ ही जाऊँगा। इसीलिए कॉलेज में भी मैं प्लेसमेंट वगैरह में नहीं बैठा, यही मानते हुए कि तैयारी करनी है मुझे। फिर 2020 में चूँकि कोविड आ गया था तो तैयारी एक साल डिले करनी पड़ी। उसके पश्चात 2021 से मैं तैयारी में लगा हुआ था। 2021 से खुद से तैयारी कर रहे थे आप, सेल्फ स्टडी कर रहे थे? नहीं, 2021 से मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। 2020 में कोविड के दौरान मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। जब रिज़ल्ट आपने देखा वो मोमेंट कैसा था और सबसे पहले किसको आपने बताया, किसके साथ इस खुशी को आपने शेयर किया और कितनी बार रिफ्रेश करके चेक करना पड़ा कि अच्छा नाम हमारा ही है? रिज़ल्ट तो एक तो अचानक आ गया था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था उस दिन आने वाला है। और मेरे साथ उस समय मेरी बहन और मेरा छोटा भाई था। तो सबसे पहले तो मैंने चेक किया बिना बताए कि मेरा रोल नंबर है या नहीं। रोल नंबर से चेक किया, फिर नाम से चेक किया, फिर एक बार स्क्रॉल करके चेक किया, तभी भी विश्वास नहीं हुआ तो अपनी बहन को दिया। उसने फिर मुझे चेक करके बताया, तब मैं माना कि अच्छा मेरा हो गया है। फिर मैंने दूसरों को बताना शुरू किया। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों बच्चे अपने दिमाग में इमेजिन करिए उस दौर को जब आप तैयारी फील्ड में होते हैं और जिन संघर्षों का सामना किया जाता है। तो आप इस मोमेंट को इमेजिन करिए, बार बार वह रोल नंबर और नाम वाली लाइन आपके सामने फ्लैश हो रही होगी। सबसे पहले बताया आपने किसको? सबसे पहले मैंने, क्योंकि मौसी का कॉल आ रखा था, तो मैंने सबसे पहले उनको ही इन्फॉर्म कर दिया। फिर मैंने पापा को, चाचा को और बाकी परिवारजनों को। पिताजी भी मौजूद हैं अश्वनी के। कैसा रहा मोमेंट वो और जब पता चला कितनी खुशी थी, कैसा भावुक क्षण था वो? भावुक क्षण तो बहुत था और हम लोग चाय पी के आप ही के साथ आ रहे थे। अभी ऑफिस में एंट्री किए थे तब तक इनका फ़ोन आया। तो देखिए इन्होंने कहा पापा हो गया, तो हो गया। मैं सुना तो थोड़ा इनके में जोश नहीं दिखा। तो मैं थोड़ा सा फिर कहाँ रैंक कितना है 922, तो मैं समझ गया थोड़ा सा। हमको लगता है इनकी रैंक पर थोड़ा सा इनका जोश नहीं है, क्योंकि जनरली जोश में जब मेंस निकला था तो जोश में काफ़ी बोले थे। ये यहाँ जोश थोड़ा सा कम था। फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है आप एंजॉय करिए, खुशी मनाइए। फिर सबको उस बैरियर को पार करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो 10, 12, 15 लाख बच्चे भरते हैं और 5 साल 7 साल जो लगातार तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि बॉर्डर के इस पार और उस पार में छोटा सा एक माइनर अंतर होता है। इन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात है। अपने बात है करोड़ों लोगों में, जनता में सभी लोग फार्म तो भरते नहीं, 16-17 लाख भरते हैं, उसमें से 1000 के बीच में आना यही अपने आप में सिलेक्शन ही होना बड़ी बात है। और यही चीज़ मैंने इनको बताया भी है कि रैंक मतलब नहीं है और हमें सिलेक्शन से आपकी बहुत खुशी है। कैसे थे पढ़ने में बचपन से? और बहुत क्या ही मेधावी थे और सेल्फ मोटिवेटेड थे। हमको बहुत पढ़ाने में परेशानी नहीं हुई है और अपने से सब चीज़ कर लिए हैं। नहीं बहुत ट्यूशन व्यूशन का सहारा लिया गया है और जो भी पढ़े हैं उसको ढंग से पढ़े हैं और डेविएट नहीं हुआ है। मेन चीज़ ये इनका हर चीज़ अपना फोकस रहा है और फोकस से जो है जो, और सबसे चीज़ तो इनके में अनुशासन है और माता पिता के प्रति एक और अपने बड़े जनों का जो है आदर रखते हैं और जो भी हम लोग कहते थे उसको मानते थे अक्षर सा। इस कठिन परीक्षा में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा और एक अनुशासन ही सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। काफ़ी लंबा समय लगता है, लंबा प्रयास करना पड़ता है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो था तैयारी के दौरान? बीच में कई ऐसा मोमेंट आता है टाइम में कि यार गड़बड़ हो रहा है। जैसा कि आपने बताया चौथा अटेम्प्ट था ये। जी। चौथे अटेम्प्ट में निकाला आपने, पहले अटेम्प्ट में पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कभी कभी लगता है कि यार छोड़ देते हैं, बड़ा लंबा है। कभी तो उस मोमेंट को कैसे टैकल किया आपने? लगता था कि अब बहुत हो गया है, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। जैसे पिछले साल ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, इस बार नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर परिवार वालों ने बोला कि नहीं कोशिश करते रहो, तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है एक बार और देते हैं। फिर मैं दोबारा लग गया उसी में बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए। परिवार का सपोर्ट एक अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका रही। और आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग किया हुआ छात्र
अगर बार बार अटेम्प्ट दे रहा है और लगातार उस चीज़ में लगा हुआ नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आप आईआईटी में हो, वहाँ से आप इंजीनियरिंग किए हो, तो आप सोच सकते हो कि आसानी से हमें प्लेसमेंट मिल जाएगी, हर चीज़ें बेटर होंगी। बार बार 3 साल 4 साल 5 अटेम्प्ट बार बार देना, तो उसके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है कि मैं लगातार क्यों इसमें बना रहूँ, अब छोड़ देते हैं। जी जी, एक तो ये रहता है कि कुछ और कर लें, कोई और नौकरी पकड़ लें, लेकिन फिर आता है कि नहीं, इसके लिए इतनी मेहनत की है, 3 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, तो अब ये तो करके ही जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि करके तो जाऊंगा, अब यही करूंगा। 2021 में आपने सेल्फ स्टडी की, फाउंडेशन के लिए खुद से तैयारी की आपने, कोचिंग, कुछ लोग कहते हैं कोचिंग बहुत ज़रूरी होता है, राजेंद्र नगर की धरती को छूना बहुत ज़रूरी होता है। खैर आप राजेंद्र नगर में रहे, लेकिन कोचिंग का क्या कितना इंपॉर्टेंस रोल रहता है? आपने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है। मेरा ये मानना है कि कोचिंग का रोल रहता है, मैं नकारूंगा नहीं उस बात को। मैंने भी सहारा लिया है, पूरी तरह से सेल्फ स्टडी नहीं, ऑनलाइन कोचिंग मैंने भी ली थी ऑप्शनल के लिए, जबकि मैंने पूरी कोचिंग भी ली है। और कोचिंग का रोल ये रहता है कि वो आपको गाइड कर देते हैं सही दिशा में। ऐसे आप पढ़ने जाएंगे तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें। तो एक बार अगर आपने कोचिंग अटेंड कर ली तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद आपका रोल है, आप सेल्फ स्टडी करिए, उसमें अपना वैल्यू ऐड करिए, अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन करिए, फिर उसको एग्ज़ाम में लिख के आइए, तो ज़्यादा प्रभाव रहता है। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रहा है। एंथ्रो की तैयारी कैसे हुई, और जो बच्चे ऑप्शनल चूज़ करते हैं, ऑप्शनल चूज़ करने में आपने क्या अपने तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया कि ऑप्शनल हम क्या रखें? एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों के लिए, तो उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया, उस चीज़ को क्लियर करिए, और एंथ्रो की तैयारी के लिए कैसे आपने रणनीति बनाई? मेरा ये गोल था कि ऑप्शनल ऐसा चुनूं जो मेरी जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में भी हेल्प करे। तो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और मैथमेटिक्स का मैंने चयन किया था। फिर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखे, तो मुझे समझ में आया कि सबसे जो छोटा सिलेबस आसानी से कंप्लीट किया जा सकता सिलेबस है वो एंथ्रोपोलॉजी का है, और मटेरियल भी मार्केट में सबसे ज़्यादा इसी का अवेलेबल है। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग ली एंथ्रोपोलॉजी के लिए, उन्होंने गाइड कर दिया कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और फिर मैंने खुद से ही अलग अलग मटेरियल उठाया, अलग अलग किताबें पढ़ी, और जो पहले सफल हो चुके हैं अभ्यर्थी उनके नोट्स पढ़ के अपने में नोट्स में उनको ऐड कर लिया। यही एक अहम रोल होता है। मटेरियल, एक दौर था कि मटेरियल कम होते थे, अब दौर है कि क्या छोड़ना है वो डिसाइड करना हाँ, ये सबसे ज़रूरी हो। पहले क्या पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी होता था, अब क्या नहीं पढ़ना है वो डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसको कैसे आपने टैकल किया? उसमें सबसे अहम भूमिका रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप उससे ये समझ पाएंगे कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, और क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने भी यही किया था, मैंने सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, उसमें से जो मेजर थीम थी, क्या क्या पूछा जा रहा है, उसको नोट डाउन कर उससे लिया। ट्रेंड पता चलता है कि किस वे में जा रहा है, जैसे टॉपिक्स जितने हैं उसमें से किस वे में क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया जा रहा है और क्या क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। उससे यानी कि सबसे बड़ा गुरु आपका PYQ ही है। जी जी, सिलेबस और PYQ। इवन जनरल स्टडीज़ में भी यही रहता है कि आपको PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, भले ही आप टेस्ट पेपर लगाएं या ना लगाएं। यदि आपने PYQ नहीं लगाए तो बहुत मेजर पार्ट एग्ज़ाम का आप छोड़ रहे हैं। घर परिवार का क्या रोल रहा? जैसा कि मैंने अभी सुना कि आपके घर में ऑलरेडी आपके चाचा जी जज हैं, तो कैसा माहौल रहा, और एक गाइडेंस मिलता है उससे, एक रास्ता दिखता है कि नहीं एजुकेशन हमें मजबूत करनी है और हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? घर का माहौल शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहा है, और मतलब मुझे ऐसी कोई कमी नहीं हुई है आज तक। चाचा पापा सब ने अपनी पूरी भरसक कोशिश की है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, और उन्हीं के प्रयासों से मैं यहाँ खड़ा हूँ आज। तो अश्वनी के चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा अश्वनी पढ़ने में है बचपन से, और बता रहे हैं कि जैसे आप लोगों की गाइडेंस काफ़ी अहम रोल रही, आपने ऑलरेडी एक ट्रेंड सेट किया या फिर रास्ता दिखाया? हम लोग तो अपने संघर्ष से जैसे भी बन पाए यहाँ सेलेक्ट होकर गए, और ये शुरुआत से ही पढ़ने मेधावी रहे हैं बचपन से। जैसे ही ये अपने ग्रेजुएशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग करने लगे, हमने इनको बहुत बार कहा कि आप सिविल सेवा की तैयारी करना, और एक बार असफल हुए, फिर हम पूरे परिवार के लोग हम लोग इनको संबल दिए कि आप आगे जारी रखिए पढ़ाई। और इनका खुद अपना व्यक्तित्व है, बहुत संघर्षशील है, और जहाँ मुकाम पर पहुँचे अपने बल पर पहुँचे हैं। हम लोग का तो बस एक फैमिली का फीडबैक जो बच्चों के लिए रहता है वो हमेशा रहा इनके साथ। इनकी सफलता के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। इन्हें संदेश है कि समाज के निर्बल कमजोर वर्ग जो है उन पर विशेष ध्यान रखें, जो भी इनके कलम में ताकत भगवान दे। तैयारी कर रहे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 10, 12, 15 लाख बच्चे भरते हैं, लेकिन
जो सिलेक्शन रेशियो है 0.1% समथिंग के आसपास है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तैयारी को कैसे अपने मूर्त रूप दें? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम पूरा ज़िंदगी नहीं है आपका, इसके आगे भी जीवन है। यदि आप असफल भी होते हैं तो भी कुछ सीख के ही जाएंगे, और आगे जाके अभी ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेंगे, तो निराश मत होइए। फोर्थ पेपर में एथिक्स में पढ़ाया जाता है सिंपैथी, एम्पैथी, सहानुभूति और समानुभूति। जी जी। तो कलम आपको मिल रही है, ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आशा है और उम्मीद भी है कि जो कलम आपको मिलेगी, आप केवल सहानुभूति नहीं रखेंगे, सामने वाले पीड़ित के प्रति समानुभूति रखेंगे, उसके कंडीशन में खुद को उतार करके, और तब आपकी कलम आगे चलेगी, ताकि आपके कलम से किसी का नुकसान न हो, किसी गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित का कल्याण हो। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आपने जैसा कि बताया कि अभी रैंक को इम्प्रूव करना है, तो 24 मई को जो परीक्षा है उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि गोरखपुर को रैंकर एक अच्छा बेहतर रैंक के साथ अगले इंटरव्यू में हम बैठेंगे, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।